पैदा हुआ है वो सदर ममलिकत ने जो इलेक्शन की तारीख दी है 9 अप्रैल की। तो ज़ुबैरी साहब, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसका सेक्शन 57 ऐवान सदर ये कह रहा है कि उन्होंने उसको इन्वोक किया है, लेकिन जो हकूमती अकाबरीन हैं, वज़ीर कानून को मैं सुन रहा था, वज़ीर दाखिला को और फिर वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं सदर साहब पर। आप क्या समझते हैं ये जो सारा मामला है? पहले तो इस पर ज़रा अपना कमेंट फरमा दीजिए और फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, शुक्रिया समी साहब। देखिए, मैं आपको आइन और कानून के हिसाब से बताऊं। देखिए, ये असेंबली जो डिज़ोल्व हुई है, पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें KP के आर्टिकल 100 नहीं, पंजाब असेंबली आर्टिकल 112 के तहत हुई है, वो गवर्नर ने नहीं की। तो उसमें वो 105 नहीं लगता जिसके अंदर अगर गवर्नर तहलील करता है असेंबली तो फिर गवर्नर साहब जो है उसमें डेट दे सकते हैं। तो ये उस तरह से नहीं हुई है। तो जब इसके साथ फिर आपको 224 क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब असेंबली, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व होगी तो उसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना होता है, ये होता है। अब इसको आप सेक्शन 57 जो आपने फरमाया इलेक्शन एक्ट का, उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जी जब असेंबली डिज़ोल्व होती है, नेशनल या प्रोविंशियल, तो जो उसका असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद सदर जो है वो तारीख देते हैं विद इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये इस तरह से ये तीनों आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट साथ पढ़ना पड़ेगा। और फिर इस तरह सदर ने अपनी उसको इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को सेक्शन 57 में ये डेट दे दी है। दूसरी बात आपने कही, जो उनके बारे में बातें हो रही हैं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सदर मुमलिकत हैं, हमारे वफाक की वो निशानी है, सदर मुमलिकत हैं। तो हर इंसान को आप उनसे बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके मर्तबे की उसको नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे फेडरेशन को नुकसान पहुंचेगा। आई होप ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ये समझेंगे कि जो बातें हो रही हैं कुछ दिनों से, वो सब इस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के, इससे हमारे वफाक को नुकसान ना पहुंचे सर। ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो अब इसका सेक्शन 57 का जो सब क्लॉज 2 है, वो ये कहती है कि विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 द कमीशन शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एंड बाय पब्लिकेशन ऑन इट्स वेबसाइट कॉल अपॉन द वोटर्स ऑफ द नोटिफाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन प्रोग्राम। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ना सदर साहब के साथ कंसल्टेशन में शरीक हुआ है, और जो उनका रवैया लग रहा है वो तो हुकूमत के साथ हैं, वजारत कानून के साथ मिलकर जवाब दे रहे हैं। अब अगर एक सीन पैदा हो जाता है, जो 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर साहब ने, उस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराता, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिर एक क्राइसिस हो जाएगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। देखिए, बिल्कुल आप देखिए, आपने बात बजा फरमाई। देखिए, सेक्शन 57(1) जो है वो क्लियर है कि तारीख जो सदर साहब को देनी है जनरल इलेक्शन की, वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। लेकिन उन्होंने कमीशन को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने जाने से माजरत कर ली, उन्होंने ख़त लिख दिया सदर साहब को। अब सदर साहब के पास क्या इख्तियार रह जाता है? उन्होंने आज तारीख दे दी, अब कमीशन की तरफ से ये आएगा कि हमारी तो कंसल्टेशन नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि जी आए नहीं, तो अब दूसरी बात है, सदर ने अब डेट दे दी, कमीशन आया नहीं है, अंडर 57(2) उनको सारा नोटिफिकेशन इशू करना है। वो इस बात से हो सकता है मना कर दें कि जी हमने तो आपसे कंसल्टेशन की नहीं, हम आपको नहीं। तो ये टोटल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के ब्रेकडाउन के लिए। तो इसको फिर ये मामला जो होगा इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाके तय होगा। लेकिन जो भी हो रहा है, ये बहुत अफसोस है कि इस तरह से ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं जी। तो जो अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस हैं स्पीकर्स की कि सुप्रीम कोर्ट कहे तारीख का ऐलान करे, वो तो इनफ्रक्चुअस हो गई होंगी, क्योंकि अब सदर साहब ने तो दे दिया, ऐलान कर दिया, तारीख तो आ गई इलेक्शन की। अब फर्दर अगर इसकी कोई चाहिए, वजाहत चाहिए, तो या तो फिर गवर्नमेंट जाए या कोई और आदमी जाए, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं इस पर अमल दरामद करता तो। देखिए, अब 7 दिन का पीरियड आपने खुद फरमाया, 57(2) के अंदर 7 दिन का पीरियड है, जिसके अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन में पढ़ दूँ ऑन दी पब्लिकेशन टू इलेक्ट द रिप्रेजेंट, तो लिखा है विद इन 7 days, तो 7 दिन के अंदर उनको ये नोटिफिकेशन निकालना है। अब वो 7 दिन के अंदर अगर वो नहीं करते
तो नेचुरली फिर एक इशू आ जाएगा। तो यही कोर्स वो केस इनफ्रक्चुअस मैं नहीं समझता, जो केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसमें यही कहा गया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो ये बात तो अभी कोर्ट के सामने है कि 90 दिन में, क्योंकि अभी तक तारीख नहीं दी गई थी, तारीख नहीं दी जा रही थी। अब क्योंकि सदर ने एक तारीख दे दी है, लेकिन उसमें यह बहाम होता है कि हो सकता है कमीशन की तरफ से ये आए कि जी हमारी कंसल्टेशन नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि उन सदर साहब पे आज बहुत अजीब बातें भी की जा रही हैं, उनके मर्तबे के ख़िलाफ़ भी बातें की जा रही हैं। तो इसे अब देखना होगा कि फिर इस तरफ हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और इसमें अब देखना है कि रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हमें खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट बात भी इसी पे खड़ी होगी रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ। जी मुदस्सिर, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। नाउ इट्स बैक टू यू। जी समी साहब, बड़े अहम इशू के हवाले से जो बात है, क्योंकि इस वक्त तमाम की तमाम तर जो तोहफ़ों का रुख है वो ऐवान सदर और सदर ममलिकत की तरफ कर दिया गया है। वो पार्लियामेंट हो, वहाँ पर भी ख्वाजा आसिफ ने सदर ममलिकत के हवाले से गुफ्तगू की, वफाकी वज़रा तमाम के तमाम ये बात कर रहे हैं, और अब देखना यह है कि इस सूरत हाल पर क्या होता है। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर के मनाजिर हैं, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में आज दिन भर ये सूरत हाल रही है कि इमरान खान का इंतज़ार किया जा रहा था, 5 बजे तक का वक्त था, और उसके बाद 5 बजे के बाद इमरान खान वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से इमरान खान जो है वो वहाँ से कमरा अदालत तक नहीं जा पाए हैं। लेकिन अब एक अदालत में उनकी पेशी और उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर होने के बाद अब दूसरी अदालत में उनको पेश होना है, जहाँ पर दूसरा केस है, जहाँ पर उनकी हिफाजती ज़मानत का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये अदालत है तारिक सलीम शेख की, और आज इमरान खान ने अब इस अदालत में पेश होना है। यहाँ पर भी इमरान खान की हिफाजत ज़मानत का ही मामला है। 2 कोर्ट्स, एक तो ATC और दूसरा बैंकिंग कोर्ट का मामला, जिसमें इमरान खान ने हिफाजत ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की हुई थी, और अली बाकर नचवी की अदालत से उन्हें 3 मार्च तक की हिफाजत ज़मानत मिल चुकी है नाजरीन। और इमरान खान आज अदालत में रूबरू पेश हुए, और इमरान खान अब दूसरी अदालत में भी पेश हो गए, और अब यहाँ पर समाअत होगी, और जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत है जहाँ पर इमरान खान आज पेश हो रहे हैं, और यहाँ से भी इमरान खान की दरख्वास्त है हिफाजती ज़मानत की, और इसमें समाअत होगी अब। और आज पूरा दिन यही सूरत हाल हमने देखी कि पहले भी हमने देखा कि इमरान खान ने प्रोटेक्शन बेल के लिए दरख्वास्त दायर की थी, तो ये कहा गया अदालत की जानिब से कि जब तक कि इमरान खान अदालत में पेश नहीं होते तो उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर नहीं की जा सकती। और इमरान खान अब दूसरी अदालत में पेशी के लिए रवाना हो गए हैं। हाँ। एक कमरा अदालत से दूसरी अदालत में अब इमरान खान जो है वो तारिक सलीम शेख की अदालत में पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आबिद साहब, अभी जो इन दोनों केसेस के हवाले सवाल जो हम आपसे कर रहे थे कि डेफिनेटली ये इस्लामाबाद में है केसेस, लाहौर में इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अपनी हिफाजती ज़मानत की दाखिल की, एक कोर्ट से मिल गई, दूसरी कोर्ट में भी समाअत होनी है, लेकिन जो ये केसेस हैं, ये केसेस किस तरीके के हैं, और इमरान खान की पोजीशन इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग है, ख़ासतौर पे जो ATC की अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी का जो केस है। सर, आप क्या कुछ रहनुमाई फरमाएंगे इस केस के हवाले से? देखिए, मैंने दोनों केसों का मुताला नहीं किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक ATC का है, मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन के सामने कोई प्रोटेस्ट हुई थी जिसके बारे में ये केस बना, और जहाँ तक मेरे इल्म में मुझे बताया गया था, मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसमें यह था कि इमरान खान साहब वहाँ मौजूद भी नहीं थे, तो फिर भी वो केस बन गया। लेकिन अब जो हिफाजती जो इनको बेल्स मिली हैं हिफाजती बेल, उस प्रोटेक्टिव, उसको लेके अब इनको इन अदालतों में पेश होना होगा। यानी अगर इस्लामाबाद में तो इनको इस्लामाबाद जाके उन अदालतों में पेश होना होगा। अब फिर वहाँ से अगर फिर उस पेश होने के बाद फिर कोई एग्जाम्शन की वो बात कर, वहाँ से हो सकता है एग्जाम्शन मिल जाए उनको, अगर वो दिखा सकें कि उनकी मेडिकल कंडीशन, लेकिन उस कोर्ट को देनी पड़ेगी। जी सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, यही चीज़ें इलेक्शन कमीशन के सामने जो मुजाहरा हुआ था। मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से, जो समी इब्राहिम साहब का सवाल था। देखिए, उसमें 2 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के और भी बड़े इंपॉर्टेंट है सदर की पोजीशन के बारे में। आर्टिकल 41 कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic। तो सदर जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक को देते हैं। दूसरी बात कि आप देखें कि अंडर आर्टिकल 243(2) he is also the supreme commander of the armed forces of Pakistan। ये सदर के 2 बड़े ओहदे हैं जो जिनका एहतराम हम सब पे
मैं समझता हूँ फ़र्ज़ है जी। बड़ा अच्छा आपने सर क्लैरिटी कर दी। अच्छा सर, क्योंकि मैं दहशतगर्दी की जो दिफात है उसको निकालने के हवाले से बात करना चाह रही थी। इमरान खान ने दहशतगर्दी की दिफात इस मुकदमे से निकालने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर रखा है और ये कहा है कि जो पटिशन के हतमी फैसले तक जी जी सर फरमाइएगा। जी उसमें देखिए एक सेक्शन होता है एंटी टेररिज्म लॉ जो होता है, एक्ट होता है, उसके अंदर एक सेक्शन है कि आप एप्लीकेशन देते हैं कि ये टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता। उस पर जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी डिटेल जजमेंट है कि टेररिज्म का मतलब क्या होता है। तो इनके बुगला को चाहिए कि अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी, उसी कोर्ट में भी दी जा सकती है, हाई कोर्ट में, अगर उस कोर्ट में भी दी जा सकती है कि ये जो इन पर जो टेररिज्म का जो चार्ज लगा हुआ है ये आपके दायरे इख्तियार, किस अदालत की दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि ये टेररिज्म के ज़िम्मे में नहीं आता। तो ये अदालत के सामने जाके एप्लीकेशन दी जाती है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने उसी अदालत में दी है, टेररिज्म वाली अदालत में दी है या हाई कोर्ट में दी है, लेकिन उमूमन उस अदालत में हाई कोर्ट में सर, हाई कोर्ट में जो कोर्ट होती है उसके अंदर भी जी हाई कोर्ट में दी है। तो हाई कोर्ट के सामने वो कहें कि जी हम पे जो ये दफात लगाई गई हैं टेररिज्म की, ये टेररिज्म के ज़िम्मे में ही नहीं आती। बिल्कुल सही। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, अच्छा सुमैया, मुझे इजाज़त देंगी? सुमैया एक सवाल मैं जी सर जी मैं एक सवाल करना चाह रहा था क्योंकि आबिद साहब हमारे पास हैं तो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ हिज प्रेजेंस। एक इशू चल रहा है अदालतों में, ये जो नोटिफिकेशन हुआ था इलेक्शन कमीशन ने किया था इस्तीफ़ों का, इससे पहले कोई तकरीबन 44-45 इस्तीफ़े थे, वो हाई कोर्ट ने जो उनका नोटिफिकेशन था उसको डी नोटिफाई कर दिया, लेकिन स्पीकर साहब ने उसकी ये दी इंटरप्रटेशन के बिल्कुल जी ये इसका इतलाक़ हम पर नहीं होता और उन्होंने उन अरकान को असम्बली में नहीं आने दिया। अब फिर मज़ीद कुछ अरकान का जो इस तरह का नोटिफिकेशन था, अदालत ने उसको न सिर्फ डी नोटिफाई किया बल्कि ज़िमनी इंतखाब भी रोक दिया है। तो ज़ुबैर साहब सवाल मेरा ये है कि अगर डी नोटिफिकेशन यानी वो नोटिफिकेशन रुक जाता है, इलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो फिर स्पीकर साहब ये कह सकते हैं कि मुझ पर तो इतलाक़ नहीं है, मैंने तो इस्तीफ़े सही कबूल किए हैं और वो बंदे अभी भी मेंबर नहीं हैं? देखिए उन्हीं की रूलिंग को देखिए, ये होता है कि स्पीकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद वो इस्तीफ़े मंजूर करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ उन्होंने मंजूर किया और फिर वहीं से वो नोटिफिकेशन इशू होता है असेंबली से, उसको फिर वो नोटिफाई कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो अगर केस ये है, अगर कोर्ट ने उनके जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि उनकी एक्सेप्टेंस का अगर उसको मुअत्तल कर दिया है, तो फिर इसके मतलब उन मेंबरान की जिनका उनको एक्सेप्ट किया था वो उनकी बहाल हो गई, तो स्पीकर साहब उसको रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन सा नोटिफिकेशन असेंबली में जो उनके एक्सेप्टेंस के बाद इशू हुआ था उसको अदालत ने वो कर दिया है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि फिर वो अभी भी मेंबर्स हैं असेंबली के, तो उनका इस्तेहकाक है कि वो असेंबली में जाके बैठे, उनको रोका नहीं जा सकता। जी बिल्कुल ज़ुबैर साहब, यही पोजीशन है उन मेंबर्स की, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़े वापस लेने का इनकार कर दिया, ऐलान कर दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने ख़ुद से ही उनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट करके तो उनको कर दिया नोटिफिकेशन के जी वो तो फारिग हैं और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, तो उसको डी नोटिफाई किया गया। तो वो अरकान जो बिल्कुल आप जैसे फरमा रहे हैं, वो अरकान यही कहते हैं कि हम मेंबर हैं और वो कहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन चेंज करें, लेकिन स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि मेरा जो डिसीजन है वो बिल्कुल अपनी जगह पे वैलिड है और अदालत ने तो मुझे पार्टी नहीं बनाया, तो इसलिए मैं तो वो ज़ाहिर है वो मानने के लिए वो पाबंद नहीं हूँ। अफसोस की बात है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं मुख्तलिफ हैं और स्पीकर की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, तो अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते तो फिर मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन उनको देखना, अगर वो ये समझते हैं कि वो ऑर्डर उन पर इतलाक़ नहीं होता तो उसके लिए वो उस पर करें, और जो लोग कहते हैं उन पर इतलाक़ होता है उनको चाहिए अदालत से रुजू करें कि जी स्पीकर साहब हमारी बात नहीं मान रहे, आनी दिए, उस पर हमें आप या तो केस करें या कोई एप्लीकेशन दें उसके अंदर, केस के अंदर जाके। तो इस तरह से उनको बताना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो इनके सारे जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट ने किया। अच्छा, अब ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें चाहे सदर साहब की तरफ से कोई ऐलान हो, जी लाहौर हाई कोर्ट ने वो उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया और ज़िमनी इंतखाब भी, अगर इस्तीफे नहीं उनके वो नोटिफिकेशन पे अमल दरामद डी नोटिफिकेशन पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो उनको चाहिए कि उस पर जाके उसको अमल दरामद करने के लिए एप्लीकेशन दें कोर्ट के अंदर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि अगर किया गया आगे या नहीं, वो नहीं अभी चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन हमने ये देखा कि अदालतों ने
कहा फवाद चौधरी को पेश करें, उनको पेश नहीं किया गया। शेख रशीद को रिलीफ मिला लेकिन फिर भी उनको उन्होंने पकड़ लिया। अदालतों के जो अहकामात हैं, इंतज़ामिया वो तो बिल्कुल हवा में उड़ा रही है। और अभी ये सदर साहब के हवाले से भी जो गुफ्तगू हो रही है तो हमें हर तरफ एक ब्रेक डाउन नज़र आता है। तो ये सिचुएशन जो है ये तो बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कोई तीसरी कुव्वत भी तो इसमें फ़ायदा उठाने का सोच सकती है सर। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता, आपको पता है पहले एक ज़माने में, जो आपको याद होगा समीर साहब, एक आर्टिकल 58(2)B होता था कॉन्स्टिट्यूशन में, भी होता उस पर वो मुख्तलिफ सुदूर ने इस्तेमाल करते हुए कई असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया, आपको याद होगा सर। तो वो इसी और उस पर एलिगेशन या उसका रीज़न यही दिया करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का टोटल ब्रेकडाउन हो गया है। तो देखिए यहाँ तक मशीनरी का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ना चले जाएं। इमरजेंसी में भी तो एक आर्टिकल 234 यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके अंदर फिर ये होता है। आप सही फरमा रहे हैं कि आई होप सब लोग मिल बैठ के इसको ठंडे दिल से अच्छे से आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए, और अगर आप समझते हैं कि आपकी बात सही है या दूसरे की बात गलत है तो एक आपके पास इदारा है, कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स में जाइए, अपनी बात मनवाइए। अब कोर्ट्स के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देना कि वो कोर्ट्स फैसला नहीं करते सही है इस तरह, तो फिर देखिए, फिर अगर अदालत पे भी आपको एतमाद नहीं है, आपको अपने इदारों पे भी एतमाद नहीं है, तो फिर क्या होगा सर? जी सुमैया, बैक टू यू। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जी सर, बिल्कुल सर। खबर ये है कि इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम की अदालत में पेश हो गए हैं। यहाँ पर भी इमरान खान ने हिफाजत ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हुई है। यहाँ समाअत होनी है। इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में अब पेश हो गए हैं। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। नाजरीन, दोनों अदालतों में आज पेशी होनी थी। इमरान खान की अली बाकर नशवी की अदालत से उनको हिफाजत ज़मानत मिल गई 3 मार्च तक के लिए, और अब इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पेश हो गए हैं। यहाँ पर भी समाअत शुरू होगी और यहाँ पर भी उनकी हिफाजती जमानत के हवाले से दरख्वास्त का मामला है। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान जो है, अच्छा नहीं सुमैया, थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं अदालत में मुदस्सर दस्तखत के फर्क। मुदस्सर एक जी सर, हाँ, दस्तखत असल में मसला ये है कि जो आज उनको बुलाया गया है ना, वो दस्तखत कि अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें, ये दस्तखतों में क्या प्रॉब्लम है। आज जमानत वाली मेरा नहीं ख्याल हो जाएगी, वो भी उसमें मुझे लगता है कि ये वकील इस्तदा करेंगे, लेकिन असल मसला वो है। बिल्कुल, जो हाल उनकी जाने से दरख्वास्त की दस्तखत का मामला था। ये सारी सूरत हाल है और नाजरीन को हम लम्हा लम्हा अपडेट कर रहे हैं कि जब से इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट आए, जिस तरीके से समी साहब, मैं आपसे जो पहले एक सवाल कर रही थी, आप देखिए कि जो और समी साहब, ना सिर्फ ये मैं आपसे पूछूंगी कि दस्तखतों में फ़र्क का मामला क्या है, कि दस्तखत में जो फ़र्क आया और उस पर इमरान खान को आज पेश होने के लिए कहा गया। एक तो पहली बात ये, दूसरी बात जो मैंने पहले आपसे की कि पूरा लाहौर ही ऐसा लग रहा था निकल आया आज, जितना रश आज हमने देखा है लोगों का। जी बिल्कुल, मैं कल खुद भी ज़मान पार्क मौजूद था और इर्द गिर्द जो लोग थे, मीडिया शायद पूरी तरह वो दिखा नहीं पा रहा क्योंकि वहाँ पर तो हर वक्त हज़ारों की तादाद में लोग हैं। और अब यकीन करें, मैं 1-1.5 घंटा वहाँ पे रुका तो मैं जितने जलूस मैंने देखे, छोटे छोटे जो आए और गए, तो ये लाखों में ये तादाद चली जाती है अगर मैं पिछले 10-12 दिनों को देखूँ। और आज जिस तरह लाहौरिये निकले हैं, कोई PTI की तरफ से किसी बड़े लीडर ने कोई अपील नहीं की थी, सिर्फ उनके ट्विटर अकाउंट पर ये कहा गया कि इमरान खान जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट, और नेशनल मीडिया भी दिखा रहा था। तो इतने ज़्यादा लोग, जो मुझे दोस्त वहाँ पर मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इर्द गिर्द की सारी सड़कें जैम हैं और देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर ऑन द स्ट्रीट्स विच आर सराउंडिंग द हाई कोर्ट। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, लोग सियासत पे बिलीव कर रहे हैं, इमरान खान की लीडरशिप पे बिलीव कर रहे हैं। और जैसे अभी ज़ुबैरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इस सिचुएशन में सबको मिलकर बैठना होगा, जो चैलेंजेस हैं उनको आगे लेके बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे अभी ख्वाजा आसिफ ने तकरीर की या दूसरे लोग, सदर मुमलिकत को उन्होंने जिस तरह से बातें की और ये कहा कि जी आप और फिर जो मरियम नवाज़ ने कल तकरीर की कि ईमानदार जज चाहिए, इमरानदार जज नहीं चाहिए। अब ये देखें, इस कदर मैं चाहूँगा कि ज़ुबैरी साहब अगर इस पर कोई कमेंट कर सकें। इस तरह आला अदालतों के जजेस को इस तरह नाम लेके, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब और नवाज शरीफ ने जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लिया, तो ये एक ऐसी संगीन सूरत हाल है कि उसमें इमरान खान की वजह से लोगों का बाहर निकलना इस बात की अलामत है कि वो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानिए को टोटली रिजेक्ट करते हैं, जो ये इदारों के हवाले से बात कर रहे हैं। और लोग तब्दीली चाहते हैं और इमरान खान के साथ हैं। लेकिन जब ज़ुबैरी साहब इस तरह कोई बंदा जजेस के बारे में ज़बान इस्तेमाल करता है, अदालतों के बारे में,
तो उसका कोई ना कोई तो नोटिस कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना जुबैरी साहब। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जजों की, देखिए हमारे इदारे हैं, हमें हर इदारे की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे एग्जेक्टिव हो, हर इदारे हैं और जो सबके हम इज़्ज़त से बात करें। उनके आप इख्तिलाफ़ हो सकता है, इख्तिलाफ़ का तरीका आप उसमें आप कह सकते हैं कि जी जो आप कह सकते हैं कि एक जजमेंट मुझे पसंद नहीं आई है, लेकिन यू आर बाउंड टू फॉलो इट, इट इज़ बाइंडिंग ऑन यू। तो इस तरह से कोर्ट्स पे अटैक करना, अगर कोर्ट्स की इस तरह हो रही है तो मैं समझता हूँ कोर्ट्स को खुद ये बातें जो हुई हैं उसको लेना चाहिए, उसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि इस तरह देखें जो इदारा है अगर उसकी इज़्ज़त अदलिया है जैसे उसकी अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो फिर उसके बाइंडिंग क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 189 क्लियर कहता है 190 के हर सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं सारी अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान, उनको आपको फॉलो करना है, उनकी जजमेंट्स आर बाइंडिंग ऑन यू। ये आप पे चाहे आपको पसंद आए या ना आए लेकिन बाइंडिंग होती है। आप कह सकते हैं कि मुझे में इख्तिलाफ है, मुझे नहीं पसंद है ये जजमेंट, लेकिन आप एज आप आइन के तहत हैं, आप पे बाइंडिंग है, वो आपको कबूल करना पड़ेगा चाहे आप उसको पसंद ना करें। तो ये बहुत बड़ी बात, इस तरह से अदारों पे हमले करके उनको दबाव में लाने की कोशिश होगी। लेकिन हमारी अदलिया बहुत माशाल्लाह से मजबूत है, इंशाल्लाह उनका काम है, उन्होंने हल्फ लिया हुआ है आइन को प्रोटेक्ट करने का, वो इंशाल्लाह आइन के साथ खड़े होंगी सर। अच्छा आबिद जुबैर साहब, एक दस्तखत के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा क्लियर करें लोगों के। दस्तखत के फ़र्क के हवाले से आज इमरान खान साहब पेश हुए हैं, वैसे उनके वकील ने कहा कि ये उनके साइन नहीं है, पहले उन्हीं के साइन के हवाले से चीज़ पेश की गई थी। तो सर इसमें ऐसे सूरत हाल में क्या होता है? देखिए इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। बाज़ दफ़ा आप डॉक्यूमेंट साइन भी ना हो तो कोर्ट उसको कहती है कि आप उनको पेश कर दें, साइन कर दें। अगर कोई फ़र्क भी आ रहा है, इमरान खान साहब अब मौजूद हैं, वो वेरीफाई कर दें, वो दोबारा से साइन कर दें, कोई मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं है ये। तो सर एक चीज और आपसे चाह रहे थे कानूनी नुक्ता, कोर्ट में उनसे बिल्कुल सर, तो ये दस्तखत का अगर मामला है यानी कि दरख्वास्त फिर दोबारा से दायर करनी होगी, दरख्वास्त वापस लेकर क्या सूरत हाल बनेगी? नहीं वो कह दें कि जी मेरे दस्तखत हैं और दोबारा दस्तखत पे वहीं साइन कर दें। मैं सोचता हूँ सिग्नेचर इज़ नॉट द इशू। बाज़ दफ़ा नॉर्मल कोर्स में भी कभी दफ़ा एप्लीकेशंस पे रह जाते हैं सिग्नेचर, एफिडेविट पे अब तो एफिडेविट हमारे यहाँ तो सिंध के अंदर तो हमारे यहाँ पूरा दूसरा सिस्टम है, लेकिन अगर आप उस पर भी रह जाता तो कोर्ट कह सकती है बुला के कि जी आप रह गया, आप साइन कर दें, कोर्ट के सामने साइन कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। आज जी समी साहब। जी सुमैया, बिल्कुल ठीक कहा जुबैरी साहब ने कि दस्तखतों की बात है तो वो अगर वहाँ पर नए दस्तखत कर दें या वो कह दें कि ये मेरे दस्तखत हैं, वेरीफाई कर दें, तो वो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अदालत भी यही चाहेगी। बेसिकली कुछ इशू यही था कि कानून में ये है कि अबूरी ज़मानत के मसले पर ज़रूर पेश होना चाहिए मुल्ज़म को, तो वो इमरान खान साहब वो पेश हो गए हैं सारे मामलात में, तो मुझे लगता है कि वो खुश असलूबी से हो जाएंगे। लेकिन एक बहस ज़रूर छेड़ी है इस सारी बात ने कि एक तरफ तो नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके भाई 50 रुपए के अष्टाम पे गारंटी देते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, सज़ा याफ्ता हैं, वो वापस ही नहीं आते, और वो एफिडेविट दिया हुआ है, उन्होंने अंडरटेकिंग दी हुई है, इसके बावजूद किसी ने उनको नहीं पूछा और वो बैठे हैं वज़ीर आज़म बन के। तो ये एक ज़ुबैरी साहब एक डिस्क्रिमिनेशन, तो मैं बड़े अदब से ये बात करना चाह रहा हूँ, कोई तौहीन अदालत किए बगैर, कि लोग इस पर बात तो करते हैं ना। देखिए अगर इस तरह की बात है तो जो बात को ये जो अगर किसी को इससे शिकायत है या किसी को इस पर एतराज़ है तो कोर्ट के अंदर वो कोर्ट मौजूद है जहाँ से वो ऑर्डर्स पास होंगे, उनके सामने एप्लीकेशन दी जाए कि जी ये ऑर्डर की आपकी लिया था, कहा था कुछ दिनों में आएंगे, वो नहीं आ रहे, तो उसी कोर्ट में जाके इस्तदा की जा सकती है। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन उसका देखें, हर कोर्ट का अपना निज़ाम ऑर्डर होता है। यहाँ कोर्ट का एक ऑर्डर था कि जी आप पेश हों, और यही होता है प्रोटेक्टिव बेल के लिए आदमी को पेश होना। बहुत अच्छी बात हुई है कि आज इमरान खान साहब डिस्पाइट कि उनको ज़ख्मी हैं और उनके लिए मुश्किल था और सिक्योरिटी के इशूज़ थे, आज वो अदालत में पेश हो गए, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। लेकिन देखिए कोई आए नहीं आए, आपको अपना देखना चाहिए कि आप किस तरह से कानून और आइन पे अमल दरामद करते हैं। आपने आज एक अच्छी रिवायत कायम की है, आप पेश हो गए हैं, और फिर इसके आप अब जाके अदालतों में पेश होंगे अनलेस आपको वहाँ से एग्जेम्पशन मिलती है। एक तरीका कार होता है, मुरतब होता है कानून के तहत। लेकिन अगर कोई किसी ने कोर्ट का ऑर्डर की वायलेशन की है
तो आप एक पार्टी के पास राइट होता है वो जाके कोर्ट को मुतला करे कि जी एक ऑर्डर हुआ था जिसकी वायलेशन हो रही है, तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले। तो ये सब उस अदालत को देखने का अच्छा, इसमें जुबैर साहब सिर्फ मुद्दा तो बयान बिल्कुल किया जाए बिल्कुल जाके। आपने बिल्कुल राइटली ये पॉइंट आउट किया कि बिल्कुल अदालत में जाके बात होनी चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि मैं मरीम साहबा का वो स्टेटमेंट कि अगर हमें यकीन हो कि अदालतें इंसाफ देंगी या नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा तो मैं उनको शाम की फ़्लाइट से मैं ले आऊँ, तो इतना बड़ा अदम एतमाद और फिर खुलेआम फिरना, जबकि दूसरी जानब जो सबसे बड़ी जमात है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, तो कातिलाना हमला हुआ उन पर, चला नहीं जा रहा, फिर भी वो अदालत में वो कहते थे कि रास्ता क्लियर हो तो मैं आ जाऊंगा, और वो आए अदालत में, और फिर सिक्योरिटी को अहकामात अदालत ने दिए तो उन्होंने रास्ता क्लियर किया। पीटीआई के साथ तो ना पुलिस ताउन कर रही है, ना सिक्योरिटी ताउन कर रही है, और मलबा पीटीआई पर फेंकने की कोशिश की जा रही थी। आज सारा दिन वफाकी वज़रा और ये सब लोग यही कि देखें जी वो हॉस्टेज किया हुआ अदालती निज़ाम को पेश नहीं हो रहे। तो ये एक जो चीज़ है ये भी तो फिर एक बड़ा सवाल उठाती है ना।